Assalamu alaikum, first of all of you. Today we are starting our new topic that is evolution. हमारे पास चैप्टर evolution में मेन चीज़ें क्या हैं, इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन के बेसिकली एवोल्यूशन है क्या, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे दो थ्योरीज पढ़ते हैं जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट हैं. एक है हमारे पास लमार्किज्म एंड द सेकेंड वन इज डार्विज्म. अच्छा, हम लोग न्यू डार्विज्म भी पढ़ते हैं. उसमें हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन जो होती हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं वो सब चीज़ें पढ़ते हैं. सबसे पहले ये कि हमारे पास हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन है क्या चीज़. हमारे पास किसी भी लिविंग बॉडी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जो आपके पास कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रही होती हैं ड्यू टू इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट की वजह से वो जो अपने आप को एवोल्यूशन कर रहा होता है, अपने अंदर चेंजेस ला रहा होता है, मॉडिफिकेशन कर रहा होता है. मतलब उसके पास एक ऑर्गेनिज्म है, वो उसको फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन हो रहा है. मतलब एक कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है किसी भी लिविंग बॉडी में. बायोलॉजी में बेसिकली हम बायो का मतलब ही क्या होता है, लाइफ. तो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं. अच्छा, अगर सिंपल इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या है, एवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. हमारी अर्थ पे जो लाइफ जो भी प्रेजेंट है, आइदर दे आर सेल, ह्यूमन, एनिमल्स, वट एवर दे आर, जो भी लाइफ हमारे पास, एक्सप्लेनिंग द ग्रेजुअल चेंजेस इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन. तो हमारे पास हमने क्या बोला है, तो जो ग्रेजुअली चेंजेस आ रही हैं हमारे पास किसी भी लिविंग बॉडी में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास वो क्या है, एवोल्यूशन होती है. तो उन सब चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं, एवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. मतलब वही जो हमारे पास ऑर्गन्स या ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन आती है. इसकी सिंपल डेफिनेशन, सिंपल एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि हम लाइक सेल की अगर हम बात करें तो हम सेल में दो तरह की कैटेगरीज पढ़ते हैं. एक हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक्स, एक हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक्स. तो हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या बना था, प्रो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट. वो क्या बना था, हमारे पास प्रोकैरियोट सेल्स बने थे, फर्स्ट सेल्स जो बने थे. उनमें क्या था, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, और इस तरह क्लोरोप्लास्ट नहीं था, उसमें फर्दर एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं थे. और अगर हम यूकैरियोट्स को देखें जो अब हमारे पास एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स हैं, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई है. मतलब उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं. डबल वॉइस आ रही है मेरी. एक बच्ची के लिए ठीक आ रही है, एक के लिए डबल आ रही है. आप सब बताएं, आप सबको मेरी वॉइस डबल है? अ, मलाइका बेटा आप चेक करें आपकी क्यों डबल आ रही है आपके पास, या फिर आप दोबारा से रीज्वाइन करके देखें अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो. जी जी, कोई बात नहीं, आप क्लास रीज्वाइन करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी. फिर भी ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है. तो इसको हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली जो भी चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एवोल्यूशन बोल रहे हैं. तो हम लोग सबसे पहले एवोल्यूशन पे कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है मैंने टॉपिक ऊपर मेंशन किया होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो नीचे एमसीक्यूज होते हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि आज मैं वो सारे एमसीक्यूज आपको करवाऊँ. आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू पीपल एंड यू हैव टू सॉल्व सम एमसीक्यूज बाय योर ओन सेल्फ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को कितना आता है और कितना नहीं. ठीक है, बाकी मैं करेक्ट ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूंगी. और ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है. बेसिकली इस चैप्टर में आपको थ्योरीज खुद पढ़नी है. मैंने इसलिए आपको बार बार दो दफ़ा मैंने आपके ग्रुप में मैसेजेस करके बोला है कि एवोल्यूशन चैप्टर की थ्योरी आप पढ़ें. आपको पता होना चाहिए कि लेमार्किज्म ने क्या थ्योरी दी थी, डार्विनिज्म ने क्या थ्योरी दी थी. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास, द टर्म एवोल्यूशन इन बायोलॉजी मीन्स दैट. हमारे पास एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉसिल्स आर ओल्ड. ओल्ड फॉसिल्स जो हमारे पास बनते हैं वो, लाइफ बिगिन इन सी, हमारे पास जो समंदर में लाइफ शुरू होती है उसको, लिविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज, हमारे पास लिविंग थिंग्स में जो कॉन्स्टेंट चेंज आ रहा होता है उसको, या मैन डिसेंडेड फ्रॉम एपिस. तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. कोई आंसर दे सकता है यहाँ पर, ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? दिस इज टू मच इजी. वेरी गुड, सी. कम टू द नेक्स्ट वन.
which two biological processes are nature's prime balancing mechanism? कौन से ऐसे दो बायोलॉजिकल हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो हमारे पास नेचर में एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं, बैलेंस का काम करते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने हमारे पास दिया फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट कैप्चर करके जो फूड बनाता है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है, आप रेस्पिरेशन का ऑपोजिट एक तरह से आप कह सकते हैं, वो ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हमारे पास उस तरह से काम नहीं कर रहा था। ट्रांसपायरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वी ऑल नो दैट इज द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, हमारे पास हम जो सांस लेते हैं, अगर यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमंस में भी हमारे पास रिस्पायरेशन बहुत ज़रूरी है। और प्लांट्स हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या होती है, उनकी फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज आई थिंक इतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर आपसे रिलेटेबल हो सकता है प्लांट्स के चैप्टर में अकॉर्डिंग टू दैट, और या फिर रिस्पायरेशन वगैरह के लिए। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज, हमारे पास जो भी एवोल्यूशन की थ्योरी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल एवोल्यूशन कहते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन कहते हैं, या बायोकेमिकल एवोल्यूशन कहते हैं। अगर आपने बुक पढ़ी है तो यू मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस। किसी को पता है? वेरी गुड, मलाइका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो हमारे पास चेंजेस आती है वो किस लेवल पे आती है, ऑर्गेनिक लेवल पे जो हमारे पास चेंजेस आ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एंड ओल्ड व्यू अबाउट एवोल्यूशन स्टेट्स दैट, जो हमारे पास एक ओल्ड व्यू आता है, हम पुराने नजरिए से देखें एवोल्यूशन को, तो वो क्या बोलता है, ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड बाय अ सुपर ऑर्गेनिज्म इन द सेम कंडीशन एज दे एग्जिस्ट नाउ। हमारे पास अगर हम पुरानी एवोल्यूशन की थ्योरी देखें तो उसमें बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, आइदर दे आर ह्यूमन, आइदर दे आर एनिमल्स, आइदर दे आर प्लांट्स, वो क्या है, बने हैं किससे, एक सुपर ऑर्गेनिज्म से बने हैं। और जिस कंडीशन में आज एग्जिस्ट करते हैं वो कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी थ्योरी होती है, इस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्योंकि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो थी वो डार्विनिज्म ने दी थी आई थिंक, हाँ डार्विनिज्म ने दी। और इस तरह हमारे पास लामार्किज्म की थ्योरी की अलग उसकी थ्योरी, अलग उसकी स्टेटमेंट है। तो वो थ्योरी जो कि कहती है क्या, ये जो एवोल्यूशन की मतलब पुरानी हम बात करते हैं कि पहले जो हम एवोल्यूशन कहते थे तो हम क्या बोलते थे कि एवोल्यूशन इतनी खास नहीं हुई है, एक सुपर ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, और जिस कंडीशन में वो सेम कंडीशन में आज भी एग्जिस्ट करें कि जिस कंडीशन में वो बने थे, तो उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, वो स्पेशल क्रिएशन है। मतलब वो जैसी थी पहले आज भी वैसी ही है। जो हम सेम कंडीशन की बात करते हैं ना, मतलब वो क्या है, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है। Next is Metanephris cantilleri is an organism which lives in a hydrogen carbon dioxide environment. ये एक organism है जो कि कहाँ पर रहता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड environment में रहता है। And was first discovered in a hydrothermal vent. और वो पहले डिस्कवर कहाँ हुआ था, हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट में, where temperature reached 23 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या फ़ारेनहाइट की बात करें, अगर हम बात करते हैं सेल्सियस में तो वो अलग होता। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दिस, ये हम कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसी को ये बात पता है? अगर आप बात करें, हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया इस एनवायरनमेंट में मोस्टली नहीं रह सकता, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या प्रोटिस्ट भी जो होते हैं हमारे पास, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आए हैं हमारे पास, जो पुराने हैं, उनको भी इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो नहीं रहते। तो हमारे पास आर्की, बेसिकली ये जो मेटानेफ्रस है ना, ये हमारे पास आते ही किस टाइप में, आर्की की टाइप के अंदर ये ऑर्गेनिज्म आता है, जो कि इस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है। फ्लैजिला माइट हैव अराइजन थ्रू द इंजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फ्लैजिला हमारे पास कहाँ से आया है, किसके माइट हैव अराइजन थ्रू द इंजेक्शन, कौन सी चीज़ें जो इंजेस्ट करके हमारे पास आया है, तो इनमें से कौन सी चीज़ हम कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम या स्पायरोचीज। तो फ्लैजिला हमारे पास हमेशा कहाँ से आता है, किसी को बात पता है?
क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो? मेरी वॉइस का ज्यादा इशू हो रहा है? अब क्लियर आ रही है? अब ठीक आ रही है आवाज? ओके बेटा, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि इन्होंने पूरी कंडीशन दी हुई है कि ये कंडीशन है और कौन सा इनमें से ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इस कंडीशन में फिट आता है, इस कंडीशन में सरवाइव करता है, इस कंडीशन में रहता है। तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम क्या दिया, मेटानेफ्रस कैंडलेरी। और ये हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है ये कौन सी हमारे पास क्लास में आता है, आर्किबैक्टीरिया के ग्रुप में जो है ये इंक्लूड होता है। ठीक है, बाकी इसी को मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया था, आप एमसीक्यू रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने बात की थी फ्लैजेला माइट हैव अराइजन थ्रू। फ्लैजेला हमारे पास कहाँ से आया है, किसकी इंजेक्शन की वजह से फ्लैजेला आया है? तो इसका एमसीक्यू मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। फ्लैजेला जी अभी तो ठीक है, जब पढ़ाती है जब इशू होता है। अभी आपको आवाज आई है जब मैंने आपको ये बताया? ओके। तो आप में से कोई मुझे इसका आंसर दे रहा है कि फ्लैजेला might have arisen through the ingestion of which of the following? फ्लैजेला हमारे पास किसके पास होता है? फ्लैजेला हमारे पास स्पायरोचीट्स में प्रेजेंट होता है। स्पायरोचीट्स से हमारे पास क्या आता है, थ्रू द इंजेक्शन ऑफ स्पायरोचीट्स हमारे पास फ्लैजेला अराइज होता है। नेक्स्ट इज two populations of the same species over time grow distance from one another. दो populations थी जिनकी species तो same थी, लेकिन over the time grow distance from one another। ये लोग एक दूसरे से जब आपस में जब ये species grow हुई, ये population में दो population में same species थी, ठीक है, लेकिन दो populations थी। जब हमारे पास ये बढ़ी तो दोनों क्या थी, एक दूसरे से different होंगी। अब at what point will these two populations be considered different species? किस पॉइंट पे हम इन दोनों स्पीशीज में जो डिफरेंसेस हुए हैं, सेम थी बट दो अलग पॉपुलेशंस में थी, जब वो ग्रो हुई तो वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। तो हम क्या बोलेंगे, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे ये जो दो पॉपुलेशंस हैं कंसीडर्ड डिफरेंट स्पीशीज, इन दोनों को हम डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर करेंगे। पहले इन्होंने दिया व्हेन द पॉपुलेशंस बिगेन टू ईट डिफरेंट फूड्स। दो पॉपुलेशंस डिफरेंट फूड खा रही, इस वजह से उनके डिफरेंस आ रहा है उनकी अपीयरेंस में। व्हेन देयर इज फिजिकल बैरियर सच एज रिवर, यहाँ पे हमारे पास कोई फिजिकल बैरियर आ रहा है, रिवर आ रहा है, अगर बीच में रिवर वगैरह कुछ भी आए या फिजिकल बैरियर आए तो उससे अफेक्ट नहीं होता। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज व्हेन द टू पॉपुलेशंस हैव नॉट बीन इन कांटेक्ट विद वन अदर फॉर 200 years। या दो सालों से 200 सालों से अगर वो दोनों आपस में मिलते नहीं है तो इसलिए उनके अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, भले वो कितने भी सालों से ना मिले बट डिफरेंट सेम स्पीशीज हैं तो वो आगे जाके सेम हो सकती हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज when they are no longer able to interbreed। सो लास्ट ऑप्शन कितना करेक्ट होगा, अब जब उनकी इंटरब्रीड ही नहीं हो रही, वो लोग आगे जाके और फर्दर ऑर्गेनिजम्स नहीं बना रहे, तो फिर क्या होगा, हमारे पास स्पीशीज जो होंगी वो आपस में सेम नहीं रहेंगी, आगे जाके क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएगी, जिस पॉइंट पे वो लोग इंटरब्रीड करना स्टॉप हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसका हमारे पास क्या है, इन्होंने यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास जो भी एवोल्यूशन आई है अर्थ पे, जो भी लाइफ हमारे पास है उनमें जो भी डिफरेंस आया है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास जो भी लाइफ हमारी अर्थ पे पाई जाती है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, जिनकी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, जो कि आते हैं प्रोकैरियोट्स थे। इनको हम कंसीडर करते हैं कि ये वाले जो प्रोकैरियोट्स थे वो हमारे पास कब पैदा हुए थे, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। इनमें केमिकल एवोल्यूशन आई थी, मतलब इतने टाइम पहले 3.8 बिलियन ईयर्स अगो इनमें एवोल्यूशन आई प्रोकैरियोट्स में। और वो आगे जाके फर्दर क्या हुए, यूकैरियोट्स बने, उनमें एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस हुए, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आया, क्लोरोप्लास्ट आया, मतलब उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स आए। तो इसी तरह हम जो है बात करते हैं कि हमारे पास एनिमल्स में भी इसी तरह वेरिएशंस आती गई, इसी तरह हमारे पास क्या हुआ, चेंजेस आती गई। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट नहीं थी। तो ये अकॉर्डिंग टू साइंस क्या होती है, ये लोग कह रहे हैं। अगर हम इनके एमसीक्यूज देखें तो ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि इस तरह की एग्जांपल देके कि ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइंस है, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स इस टॉपिक का ये मतलब है। Which one of the following was absent in free form at the time of origin of life? इनमें से कौन सी ऐसी गैस थी, कौन सा ऐसा हमारे पास चीज थी जो कि एब्सेंट थी फ्री फॉर्म एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब लाइफ बनी। तो इनमें से क्या ऐसी चीज थी जो एब्सेंट थी, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो हम ये मानते हैं कि जब अकॉर्डिंग टू साइंस के साइंस ये कहती है कि हमारे पास जब लाइफ स्टार्ट हुई बनना तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता था, वहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन। ये अगर आप लोगों ने बुक रीड की होगी ना तो आपको उसकी थ्योरी से पता होंगी ये चीज़ें कि ये चीज़ें प्रेजेंट थी या ये चीज़ें एब्सेंट थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट नहीं था फ्री फॉर्म में। तो हमारे पास उस टाइम पे जब लाइफ बनना स्टार्ट हुई थी उस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था। वो हमारे पास जो लाइफ बनी थी वो हमारे पास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से आगे फर्दर बनी थी। तो उससे पहले हमारे पास हाइड्रोजन, मीथेन या नाइट्रोजन गैसेस प्रेजेंट होती थी इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हेटेरोट्रॉप्स हाइपोथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सोर्स ऑफ फूड है फ्रॉम द अर्लीस्ट फॉर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ। तो हमारे पास जो पहले के दौर में लाइक हिस्ट्री में जो हमारे पास हेटेरोट्रॉप हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कौन सा ऐसा फूड का सोर्स था जो कि हमारे पास पहले मौजूद होता था। एल्गी होते थे, बैक्टीरिया होते थे, जबकि हमारे पास ये भी क्या है, बैक्टीरिया में भी हमारे पास अब डीएनए, आरएनए ये चीजें होती हैं। तो हमारे पास उन्होंने पहले बोला कि बिल्कुल सिंपल सेल्स प्रेजेंट होते थे। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाद में डेवलप हुआ। तो हमारे पास जो बेसिक फूड सोर्स था वो क्या होता था, मॉलिक्यूल्स होते थे जो कि क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ फूड सोर्स यूज करते थे, इसीलिए हम उसे कहते हैं ज्यादातर कि ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई थी जो आगे जाके वो इवॉल्व होके डिफरेंट further complex compound हमारे पास बने थे। So option D is correct. It correctly represents evolution sequence of vertebrates. हमारे पास थ्योरी है जिसमें हम कहते हैं कि एवोल्यूशन आई। अकॉर्डिंग टू, अगर हम इस्लाम या रिलीजियस हवाले से भी बात नहीं करें, हम अकॉर्डिंग टू साइंस बात करें तो साइंस कहती है कि हमारे पास सिंपल एनिमल्स था, वो ड्यू टू देयर इन्वायरमेंट या जो वो अपने यूज़ करते हैं अपने ऑर्गन्स का लेमार्किज्म के थ्रू यूज़ या डिसयूज ऑफ ऑर्गन या जो भी आप थ्योरी को फॉलो करते हैं एवोल्यूशन की, तो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में इस तरह से एवोल्यूशन आई, इस तरह से वो चेंजेस होती गई। एम्फीबियन से फिशेस बनी, रेप्टाइल्स बनी, बर्ड्स बने, मैमल्स बने, या हमारे पास फिशेस बनी। फिर हमारे पास क्या बनता है, एम्फीबियंस, देन वो रेप्टाइल्स में चेंज हुए। रेप्टाइल्स फर्दर वो जो है उसने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया तो वो बर्ड्स बन गए, और बर्ड्स से वो फिर आगे जाके फर्दर मैमल्स में हम इंक्लूड करना स्टार्ट हो गया जो उनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। तो हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस क्या है, दिस वन इज करेक्ट सीक्वेंस। The first prokaryotic originated about dash years ago. हमारे पास जो फर्स्ट प्रोकैरियोट थे वो कब ओरिजिनेट हुए थे, कितने सालों बाद हमारे पास ओरिजिनेट हुए थे, तो हम उसे बोलते हैं कि हमारे पास 1.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास इतने अरसे बाद हमारे पास प्रोकैरियोट्स बनना स्टार्ट हुए थे ऑन अर्थ। फर्स्ट लिविंग बीइंग originated on earth.
फर्स्ट लिविंग बीइंग हमारे पास कब बना था अर्थ पे, किससे बना था, बेसिकली ऑरिजिनेट किससे हुआ था, वाटर से, ड्राई प्लेस से, कोल्ड वाटर से या हॉट वाटर से, तो वो कहते हैं हॉट वाटर से बना था। बेसिकली इन बातों का कोई खास लॉजिक नहीं है, बस ये आपको ऐसे ही थ्योरी दे दी कि यहाँ से यहाँ तक एवोल्यूशन आई थी, और वो चीज़ें फिर आपको लर्न करनी होंगी, मेमोराइज करनी होगी कि जी भाई इन्होंने कहा कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो थे ऑरिजिनेट हुए थे अर्थ पे, किससे ऑरिजिनेट हुए थे, हॉट वाटर से ऑरिजिनेट हुए थे। तो ये चीज़ें जो है ना आपको बुक रीड करनी पड़ेगी, उससे आपको पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन की थ्योरीज आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये बोलते हैं कि भाई इस चीज़ से ये बन गई, उस चीज़ से वो बन गई, तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेटेड ऑन अर्थ, सबसे पहले इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि बना था। अच्छा, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक बैक्टीरिया की, तो हम ये कहते हैं कि पहले प्रोकैरियोटिक बना था, बाद में उसके अंदर फर्दर हमारे पास एवोल्यूशन हुई और वो यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। कि जो ईयू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, और अगर हम अमीबा की बात करें तो वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इनमें जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए, वो आर्की बैक्टीरिया का। तो आर्की बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता, सबसे पहले ऑरिजिनेट हुआ था इन सब में से, कि जब हमारे पास अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले हमारे पास एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ये मुझे इसका आंसर बताएं आप लोग जल्दी से। ये सिंपल बुक में लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, इनमें कोई खास बात नहीं है। नहीं बेटा, लामार्किज्म ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, उसने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था हमें एवोल्यूशन का। डार्विन ने भी हमारे पास थ्योरी दी थी बाद में कि हाँ भाई ये हुआ था और ऐसे ऐसे हुआ था। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम जो है ना हमें बताया था कि एवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, एवोल्यूशन भी हमारे पास आई है। वो है हमारे पास एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हमारे पास फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने हमें बेसिकली एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद लमार्क ने या डार्विन ने क्या किया था, हमारे पास उस पर थ्योरीज पेश की थी कि भाई इस तरह हमारे पास एवोल्यूशन हुई है। लेकिन जो एवोल्यूशन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट था कि एवोल्यूशन क्या है और कैसे हुई है, वो किसने दिया था, हमारे पास एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट हमारे पास लमार्किज्म एंड इट्स ऑब्जेक्शन। लमार्किज्म की क्या थ्योरी थी और उस पर क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे। बेसिकली लमार्क की थ्योरी हमारे पास समटाइम्स कुछ जगहों पे रॉन्ग भी कंसीडर होती है कि इसने ये बात गलत बोली थी। अच्छा, लमार्क की थ्योरी के ना दो मेन पॉइंट्स हैं, एक है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और एक ये बोलता है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स क्या है इसमें। लेमार्क ने बोला कि अगर कोई एनिमल ऐसा है जो कि आपने एक फर्दर कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो वो ऑर्गन में क्या आएगा, एवोल्यूशन आती जाएगी, चेंजेस आती जाएंगी। या वो ऑर्गन जिसको वो यूज नहीं कर रहा हो तो वो उसकी बॉडी सेपरेट आउट हो जाएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है। जिस तरह के अगर मैं बुक से एक्सप्लेन करूं, आप लोगों ने वैसे ये थ्योरी पढ़ी है या मुझे एक्सप्लेन करने की नीड है। ये तो बहुत सिंपल थ्योरी है, आप में से कितने बच्चों ने रीड की है। बिल्कुल, स्नेक और जिराफ पर थी इनकी थ्योरी। बेसिकली इसने क्या बोला था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और अपनी इसने अपनी इस थ्योरी को किसके थ्रू, कौन से ऐसा एनिमल था जिसके थ्रू इसने जो है हमारे पास प्रूफ किया था, इसने कहा था वो एनिमल्स वो जिस ऑर्गन को यूज करते हैं वो ऑर्गन उनकी बॉडी में क्या होता है, फर्दर उसमें एवोल्यूशन आती जाती है, और जो ऑर्गन वो यूज नहीं करते वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसने बोला कि एक जिराफ है, उसने अपनी उसकी पहले नॉर्मल नेक होती थी। ठीक है, नॉर्मल थी, जब उसकी लंबी क्यों है बहुत ज्यादा गर्दन, क्योंकि वो ट्रीज थे जिससे वो जो है बड़े थे, जिससे वो बार बार अपनी नेक स्ट्रेच कर करके मतलब फिर वो खाता था। तो इसलिए उसके अंदर एवोल्यूशन आते आते जब उसकी आगे की और जनरेशन आई तो उसमें क्या हुआ, उसकी नेक बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई। तो ये उसने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन हमारे पास इस एनिमल के थ्रू प्रूव किया था। दूसरी उसने बात अपनी थ्योरी में ये कही थी कि इनहेरिटेंस इन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
इस थ्योरी का मतलब ये है कि जो फिजिकली जो चेंजेस आती हैं, जो हमारे पास ये जो फिजिकल चेंजेस जिस तरह के हमारे पास जिराफ में है, वो क्या होती है, हमारे पास आउट हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। और जो हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं होते, जो हमारे पास जरूरी कैरेक्टर्स नहीं होते, वो आगे से इनहेरिट ही नहीं होते। तो इसने दूसरे में ये कहा था। ठीक है, तो हमारे पास इस पे बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्शंस भी हैं। ऑब्जेक्शन क्या थे हमारे पास? पहला ऑब्जेक्शन है कि लैक ऑफ एविडेंस, इसने कोई भी बात एविडेंस से नहीं बोली। क्या था कि किसी इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इस बारे में कि हमारे पास जो कि ऑर्गन यूज होते हैं या डिसयूज होते हैं तो वो अपेयर हो या ना हो। फिर इस तरह अगर हम बात करें रैट्स की, तो अगर हम इसी तरह अगर रैट किसी भी, आप कोई भी जैसे कि छिपकली ले लें या आप कोई भी चूहा ले लें, कोई भी आप उसकी दुम आप उन्होंने एक जनरेशन की काटी, फिर आगे उसके जो फर्दर जो भी बेबीज हुए, उनमें सब में क्या थी, उन सब में उसकी दुम प्रेजेंट थी। इसी तरह उसने फर्दर आगे अगले उसके नेक्स्ट जनरेशन की भी इसी तरह टेल कट कर दी, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन की भी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आगे जाके उसकी टेल आने ही बंद हो गई। लेकिन जब भी हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म बनता था, न्यू हमारे पास रैट आता था, तो उसकी क्या होती थी, टेल प्रेजेंट होती थी। तो ये हमारे पास विदाउट एनी एविडेंस उसने ये बात बोली थी कि अभी अगर आप इस ऑर्गन का यूज करोगे तो वो ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी तरह कुछ फिर इसमें हमारे पास दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्दर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमारे पास, जैसे माइस की टेल पे ही बेसिकली एक्सपेरिमेंट हुआ था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वेस्मेंस एक्सपेरिमेंट हम उसे कहते हैं। वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि क्या करते थे, वो टेल कट करके जो है चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे पास वेरिएशन एवोल्यूशन नहीं आ रही थी, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रही थी नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये छोटी सी लमार्किज्म की थ्योरी है, जिसमें आपको दो चीजें पता होना चाहिए, जो क्या आती है हमारे पास, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एंड सेकंड इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अच्छा, पहला हमारे पास क्या है, एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू लमार्क, लमार्क के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्लैक स्मिथ डेवलपिंग अ बिगर बाइसेप इन द आर्म इज एन एग्जांपल ऑफ। हमारे पास ब्लैक स्मिथ में अगर हम देखें तो हमारे पास बाइसेप, जो हमारी आर्म्स में बाइसेप ट्राइसेप होता है, उसमें बाइसेप क्या होता है, ज्यादा बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? कि उसने ऑर्गन का यूज किया इसलिए, उसके इनहेरिट हो गए क्वाइट करेक्टर्स, या उसने डिसयूज किया, या तीनों। ठीक है, तो उसने बेसिकली ब्लैक में जो है हमारे पास क्या है कि उसने उस ऑर्गन का यूज किया, तो इसलिए वो ऑर्गन क्या हो गया, उसका साइज बड़ा हो गया। तो ये उसकी एक थी बात। जबकि ऐसा नहीं होता, वो हम एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मली हमारे बाइसेप्स क्या होते हैं, इंक्री उनके साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, बिग हो जाता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि उसने कहा था हमने इस ऑर्गन को यूज करना है, तो इसलिए हमारे पास ब्लैक स्मिथ डेवलप किया था ये कि हम उस ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, यूज हो रहा है उस ऑर्गन का, तो इसलिए वो बिगर हो रहा है। Lamarck believed that the changes made due to the use of organs and disuse of organs would dash last in only in that generation, जो हमारे पास लास्ट जनरेशन है कि सिर्फ उसमें होगा, do not last at all, वो हमारे पास रहेगा ही नहीं, या लास्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या जो भी एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती जाएगी उसमें वो चीज़ हमारे पास यूज एंड डिसयूज की वजह से चेंज होती जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, कि उसने क्या बोला था हमारे पास कि जो भी अगली जनरेशन आती जाएगी उसमें क्या होंगी, वही एवोल्यूशन चेंजेस आती जाएंगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Lamarck reasoned about the evolved next generation of ancestors stretching higher and higher. उसमें हमें कहा था कि हमारे पास लमार्क ने रीजन दिया था कि नेक्स्ट जनरेशन का, कि वो हमारे पास जो उनके एंसेस्टर्स थे, मतलब जो उनके पुराने जो हमारे पास थे एनिमल्स, वो अपनी नेक बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर की साइड पे स्ट्रेच करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी नेक बड़ी हो गई। तो ये उनका कंबाइन एफर्ट था, मतलब सबने मिलके एक साथ अपनी जो है ना नेक स्ट्रेच की, या सिलेक्टिव एफर्ट था कि कुछ जिराफ्स ने अपनी नेक जो है वो स्ट्रेच की और कुछ ने नहीं की। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था कि एवोल्यूशन आनी ही आनी थी सब में, अगर एक भी हमारे पास नेक स्ट्रेच करे तो बाकियों में भी एवोल्यूशन आनी थी। या उन्होंने कहा कि कम्युलेटिव प्रोडक्ट था, कि कम्युलेटिव चीज थी कि वो अपनी नेक स्ट्रेच करें। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो क्या था, एक कम्युलेटिव प्रोडक्ट था।
कि कोई भी जिराफ अपनी नेक को स्ट्रेच कर रहा है तो फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या आ रही है, नेक उसकी स्ट्रेच होके जो हमारे पास फर्दर आगे की जनरेशन आती जा रही है उसमें उसकी गर्दन क्या है, बहुत जिराफ की लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 मिनट बेटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हो गया कि नेक स्ट्रेच करने की वजह से आ रहा था। नेक्स्ट है पेंगुइन इज अ बर्ड दैट लॉस्ट द यूज ऑफ इट्स विंग्स बाय नॉट फ्लाइंग। पेंगुइन एक लमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग पेंगुइन एक ऐसा बर्ड था जो अपने विंग्स को यूज नहीं करता था, जिसकी वजह से फ्लाई नहीं करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके पास विंग्स खत्म हो गए। तो सच स्टेटमेंट वुड एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि यूज ऑफ ऑर्गन की वजह से फर्दर आगे जो है ऑर्गेनिज्म में वो चीज डेवलप होती है। जल्दी से इसका आंसर करें मुझे, कौन बता रहा है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, वेरी गुड बी। उसके बाद हमारे पास लमार्क्स आइडिया ऑन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। लमार्क ने आइडिया दिया था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो होती है कंटेन्ड करेक्ट एंड इनकरेक्ट नोशंस। वो क्या होती है, उसमें करेक्ट भी है और कुछ चीजें इनकरेक्ट भी हैं। विच ऑफ हिज आइडिया इज करेक्ट, तो इनमें से इसका ऐसा कौन सा आइडिया था जो कि करेक्ट था अकॉर्डिंग टू लमार्क्स आइडिया? बेटा क्यों बार बार आवाज कट हो रही है? लास्ट टाइम से क्यों आप सबको समझ आया? ओके बेटा, मैं 18 वाला रिपीट करती हूँ। नंबर 18 में रिपीट करती हूँ, अब क्लियर आ रही है? 18 रिपीट करूँ मैं? ओके। 18 एमसीक्यूज में सिर्फ यहाँ पर आपको इतनी सी बात बताई गई है कि हमारे पास पेंगुइन जो थे उन्होंने अपने उनके पास पहले उन्होंने कहा कि पेंगुइन के पास विंग्स होते थे जिसके थ्रू वो फ्लाई कर सकते थे, बट पेंगुइन्स ने क्या किया, विंग्स को यूज नहीं किया, मतलब वो विंग्स यूज नहीं करते थे। तो इसलिए आगे जाके फर्दर जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई तो उनमें विंग्स आना ही एब्सेंट हो गए, मतलब आना ही बंद हो गया। तो ऐसी थ्योरी किसने दी थी कि डिसयूज ऑफ ऑर्गन या यूज ऑफ ऑर्गन हमारे पास डिसाइड करता है कि आगे जाके ये चीज फर्दर चेंज होगी? तो ये थ्योरी कौन देता है? डार्विन की थ्योरी है, लमार्क की है, वॉलेस की है, या हॉक्सले की है? तो इसका आंसर मुझे आप में से किसी ने दिया था, दोबारा देने। अब तो आवाज आ रही है ना? वेरी गुड लमार्क। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे जो कि हमारे पास इस थ्योरी का लास्ट है बस। इस बेसिकली ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें हमारे पास हमने कौन से वाला फाइंड आउट करना है कि लमार्क ने आइडिया दिया था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा चारों में से आइडिया जो कि करेक्ट है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ हैव आइडिया इज करेक्ट, विच ऑफ हिज आइडिया इज करेक्ट। लमार्क के इनमें से कौन सा आइडिया ठीक था? एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन बी पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग, जो ट्रेट्स हमें रिक्वायर्ड है एक्वायर्ड ट्रेट्स में वो सिर्फ ट्रांसफर होंगी। लिविंग फॉर्म्स बिकम परफेक्ट विद टाइम, जो आप रहते हैं वो हमारे पास टाइम के साथ साथ परफेक्ट हो रहा है, जो हम यूज कर रहे हैं वो आ रहा है, जो नहीं यूज कर रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है, और बिल्कुल परफेक्शन आती जा रही है। Nervous fluids are passed on from generation to generation. Nervous fluid हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। या persistence use of organs, हम जिन organs को यूज करते हैं causes the development of that organ, तो जिस organ को हम यूज करते हैं वही organ क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? बी। आप मुझे 19 का बोलिए। डी, वेरी गुड, डी करेक्ट है हमारे पास।
डी में क्या है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि चारों ऑप्शन पढ़ के फिर आप लोग आंसर क्या करें कि मे भी उसका आंसर राइट हो, लेकिन हम यहाँ पे चूज करते हैं बेस्ट आंसर को। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास डार्विनिज्म की, ठीक है। अच्छा, डार्विनिज्म में बेसिकली हमें क्या दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें दी थी किसने, डार्विनिज्म में। एक इसने हमें बताया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दूसरी चीज जो इसने हमें बताई थी वो क्या थी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। एक तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन थी और नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन थी। ये दो थ्योरीज बेसिकली हमें किसने दी है, डार्विन ने दी है। अच्छा, डार्विन की जो थ्योरी थी बेसिकली वो, इसका पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो वो था चार्ल्स डार्विन। तो इसके अगर मैं प्रिंसिपल्स, या आप कह लें कि थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन इसका क्या था, ये था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो फिटेस्ट के लिए सर्वाइव करते थे, कि इंडिविजुअल्स विद द वेरिएशन बेस्ट suited to the environment are more likely to survive and reproduce। तो नेचुरल सिलेक्शन में ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं वो रहने के लिए, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर डी नहीं होता, अगर डी नहीं होता तो बी में इन्होंने क्या आपको बोला था, लिविंग फॉर्म्स बिकम परफेक्ट विद द टाइम। ये वैसे भी करेक्ट नहीं हो सकता, लिविंग फॉर्म कैसे साथ के साथ परफेक्ट हो रही है। आप बोले कि जिराफ थे, हमारे पास ट्रीज का साइज बड़ा हो गया तो उन्होंने नेक्स्ट स्ट्रेच की तो ऊपर चले गए। अगर 2 से 3 जनरेशन के बाद दोबारा ट्रीज छोटे हो जाएं तो क्या मतलब उनका वो परफेक्ट थोड़ी रहेंगे, वो तो फिर नीचे झुक के खाएंगे। तो क्या मतलब उनकी 2-4 जनरेशन के बाद फिर नेक का जो उनकी स्ट्रेच ना करने की वजह से दोबारा एक कम हो जाएगी, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो वो विद टाइम परफेक्ट नहीं हो रहे, वो एवोल्यूशन ला रहे हैं। अच्छा, मैं क्या बता रही थी आपको, नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन। तो नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन में हमारे पास बेसिकली क्या बात हो रही है कि इंडिविजुअल्स में हमारे पास हर एक जो मतलब इंडिविजुअल है उसमें क्या हो रही है, वेरिएशन के साथ हमारे पास क्या हो रहा है, उसका जो इन्वायरमेंट उसे सूट करता है ना, वो इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है, ठीक है। ड्यू टू वेरिएशन उसका जो इन्वायरमेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल वेरिएशन ला रहा है अपने अंदर, और वो क्या कर रहा है, उसी की वजह से वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर पा रहा है और रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं करेगा तो वो सर्वाइव या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दूसरी इसकी, अच्छा, जो नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन है, तो वो अडेप्ट क्या कर रहा है, वो ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपने रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, अपने फूड चीज़ों और इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है। या हम बात करना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव करने के लिए वो क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ये इसके 3 कंडीशन है हमारे पास डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो नोट्स है ना आपकी बुक के, उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। तो बेसिकली मैं उसमें से आपको एक छोटे से एक जो है ना कॉन्सेप्ट सिर्फ बता रही हूँ कि बात क्या हो रही है, वरना यहाँ पे बहुत लेंदी लेंदी लिखा हुआ है। नहीं, टाइम के साथ साथ परफेक्शन नहीं आ रही, वो विद द टाइम परफेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम डिसेंट विद मॉडिफिकेशन की बात करें ओवर लॉन्ग पीरियड, एक लंबे अरसे में, कि ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं अपने चेंजेस को, और क्या करते हैं, न्यू स्पीशीज जो आती है ना वो इवॉल्व होती हैं, किससे, जो उनके कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, जो उनके ओल्ड लाइक जो उनके जनरेशन होंगी, ओल्ड जनरेशन जिनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं, उससे क्या हो रही है, उनके अंदर न्यू स्पीशीज में क्या हो रही है, वो चेंजेस ला रहे हैं अपने अंदर, एक लंबे अरसे के बाद उनमें ये सब चेंजेस आ रही है। तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, के वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर रहे हैं, सही है। हमारे पास इसमें पहले एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। इनमें से जितने भी हैं वो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है, बट एक ऐसा कौन सी बात है जो कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट, मतलब हमें वो नहीं बताना, उसके अलावा बताना है जो बताना है। पहली बात है कि पॉपुलेशन टेंड टू ओवर पॉपुलेट, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओवर प्रोडक्शन हमारे पास होती है। अ, पहली बात उन्होंने क्या बोली है, पॉपुलेशन टेंड टू ओवर पॉपुलेट, वो क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है।
इन एनी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में देयर इज अनइक्वल एबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस। हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसका जो भी इंडिविजुअल है, उन सब में इक्वली हमारे पास क्या आ रही है, वेरिएशन नहीं आ रही, ना तो वो रिप्रोड्यूस हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना अभी सबको? ओके बेटा, ओके। बार बार नोटिफिकेशन आया तो मुझे ये होता है कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं ना हो, ना आ रही हो। तो पहले उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन ओवर प्रोडक्शन करती है, दूसरा इन्होंने बोला कि कोई भी हमारे पास कोई किसी भी पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, मतलब उनकी एबिलिटी सेम नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिराफ्स को उठा के देखें तो वो अलग तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, हर जिराफ जो है, हर इंडिविजुअल अलग तरह से रिप्रोड्यूस करे। तो ये डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात नहीं है। तो ऑप्शन बी में क्या है, जो हमने बात कही कि किसी भी पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल होता है उसके अंदर अनइक्वल एबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके, जबकि इसने बात की कि सारे जो जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके, इंडिविजुअली अनइक्वल नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, हम नेक्स्ट ही पढ़ लेते हैं। ओनली द बेस्ट, सिर्फ बेस्ट जो होता है वही फिट इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, और वो क्या करते हैं, एंड गेट टू पास देयर जीन्स, और आगे अपने जीन्स फर्दर ट्रांसफर करते हैं। तो ये बात भी ठीक है। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सही है। हमारे पास अगर ओवर पॉपुलेशन होती है तो उसको एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यूज इन्होंने हमसे रॉन्ग ही मांगा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फेल्स टू एक्सप्लेन, डार्विन थ्योरी में भी हमारे पास ना बहुत सारी एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, वो भी हमारे पास एक प्रॉपर थ्योरी नहीं है, उसमें भी बहुत सारी क्या है, मिस्टेक्स है। तो कौन सी ऐसी चीज थी डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सका? एमसीक्यू के ऑप्शन से आंसर बताएं। डार्विन की थ्योरी में एनवायरनमेंट का रोल नहीं था, ओरिजिन और ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन नहीं थे, ओवर प्रोडक्शन नहीं था, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं थी। बी, यस, वेरी गुड मलाइका, बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। कि डार्विन की थ्योरी में उसने ओरिजिन नहीं बताया कि एक स्पेसिफिक ओरिजिन है जहाँ, और यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन हो रही है वेरिएशन में, एक स्पेसिफिक ओरिजिन में या ट्रांसमिशन हमारे पास हो रही है किसी भी चेंजेस जो कि आ रही है। तो डार्विन की थ्योरी ने क्या किया, ये एक्सप्लेन नहीं किया, इसने सिर्फ ये बताया कि एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आ रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, सर्वाइवल हो रही है, बट हो कहाँ रही है, हमारे पास चेंजेस आगे जा कहाँ रही है, तो ये चीज को इसने क्या किया, इसने भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। The theory of natural selection explains which of the following? Theory of natural selection इन चीजों में से किसको explain करती है? Vestigial organs को करती है, over specialization को करती है, discontinuous variation को करती है, या हमारे पास survival of the fittest को करती है? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, मुझे और भी कोई आंसर दे। लगता है सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ा और एक ही मुझे आंसर कर रहा है, मलाइका, बाकी सब किसी को आंसर ही नहीं पता। वेरी गुड सदफ, नौशीन, मुर्तजा, शीबा, वेरी गुड। ये बहुत सिंपल सा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को एक्सप्लेन किया। डार्विन फेल टू गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट, डार्विन ने इनमें से किस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दी? उसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बताया, उसने कंपटीशन नहीं बताया, उसने वेरिएशन नहीं बताई, या हाई प्रोडक्शन रेट नहीं बताया, रिप्रोडक्शन। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, इसका मुझे कौन आंसर दे रहा है? डार्विन ने कौन सी चीज एक्सप्लेन नहीं की? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक्सप्लेन नहीं किया, कंपटीशन एक्सप्लेन नहीं किया, वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं की, या फिर इसने हाई प्रोडक्शन रेट नहीं किया? शीबा ने कहा है बी और मुर्तजा ने भी कहा है बी। बेटा क्यों, उसने बताया नहीं कि हमारे पास जब ओवर प्रोडक्शन होगी तो ऑर्गेनिजम्स को आपस में कॉम्पीट करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, तो उसने कंपटीशन को तो एक्सप्लेन किया कि उसने कहा ओवर प्रोडक्शन होगी। वेरी गुड नौशीन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसने वेरिएशन को नहीं बताया कि ओरिजिन कहाँ थी, ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन कहाँ हो रही थी, जो हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज में भी मैंने आपसे डिस्कस किया।
ठीक है, तो इसने वेरिएशन को नहीं बताया। बेसिकली वेरिएशन का ओरिजिन क्या है, किस ओरिजिन पे वेरिएशन हो रही है, कहाँ कौन सा ऐसा ओरिजिन है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, ट्रांसमिट कहाँ पर हो रही हैं वो चेंजेस। तो उस चीज़ को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, बस उसने बता दिया कि हाँ चेंजेस आ रही हैं, लेकिन कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है, उसने वेरिएशन के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आर। हमारे पास कौन से ऐसे दो मेन पॉइंट्स है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जो यहाँ पर लिखे हैं। ये चीज़ें बहुत ईजी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन बताया, नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन बताई है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और एवोल्यूशन बताई है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन बताया। तो कौन मुझे आंसर करे, इट्स टू सिंपल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और एवोल्यूशन। मैंने अभी दो मेन पॉइंट डार्विन की थ्योरी के क्या बताए थे, दो चीजें जो मैंने आपको बेसिक, जिसको मैंने आपको डिफाइन किया कि डार्विन ने इन दो चीजों के बारे में बात की। लमार्किज्म ने किसके बारे में बात की थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। दूसरी उसने क्या बात की थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वेरी गुड मुर्तजा। उसने हमारे पास डिसेंट विद मॉडिफिकेशन बताई है और उसने नेचुरल सिलेक्शन और अडेप्टेशन बताई है। डार्विन की थ्योरी में दो मेन पॉइंट्स यही थे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन का ही पार्ट है, ओवर प्रोडक्शन भी नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। ठीक है, और उसने एवोल्यूशन की बात जो की थी, तो वो फिर एवोल्यूशन इन्हीं में आ रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको भी हम एवोल्यूशन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन आ रही है, उसको भी हम एडेप्टेशन जो है उसको भी हम एवोल्यूशन कहते हैं, चेंजेस आना। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास इट वाज अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज दैट फर्स्ट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन टू। हमारे पास जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही थी स्पीशीज की, जो हमने स्पीशीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था जियोग्राफिकली कि हाँ इस एरिया में ये वाली स्पीशीज है, यहाँ पर ऐसी स्पीशीज रहती हैं, वो फर्स्ट सजेस्ट किसने किया था और वो आइडिया ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था, वो आइडिया ऑफ एवोल्यूशन हमें चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज natural selection can amplify or diminish only those variation that are। natural selection किसको amplify करती है, किसको diminish करती है, किसको accept करती है, किसको जिसको किस कौन सी ऐसी चीज़ जिसको एक्सेप्ट करी है, जिसको एक्सेप्ट नहीं करी, कौन सी ऐसी वेरिएशंस है नॉन हेरिटेबल है कि इनहेरिट ही नहीं हो रही आगे, या दोनों ए और बी, बी वाले में तो कुछ बोला ही नहीं है इन्होंने। और अगर हम सी की बात करें तो ये क्या है, हेरिटेबल। तो क्या है हमारे पास, जो भी नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या है, हेरिटेबल है। नेचुरल सिलेक्शन में जो चीज़ें भी हमारे पास आ रही हैं वो फर्दर आगे वेरिएट होके जो है ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही है, अपेयर हो रही है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो हेरिटेबल है। अच्छा, इसके आगे बहुत सिंपल्स हैं, अगर आप बुक रीड करेंगे तो आप ये वाले कहाँ तक कर सकते हैं, डार्विन ने ऑब्जर्व, हाँ ये चीज़ें भी आपको खुद पता होनी चाहिए। आपने बुक रीड की होगी तो आपको पता होगा कि डार्विन ने बेसिकली स्टडी कहाँ पे किया था। तो डार्विन ने स्टडी कहाँ किया था, किसी ने बुक पढ़ी, किसको पता है, उसने फॉना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका, हमारे पास वो थ्रू सी गया था, तो वहाँ पे उसने स्पीशीज को बहुत सारी को स्टडी किया था। और ऐसी जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें वो आप बुक रीड करेंगे तो आपको आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है दैट इज न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म करते हैं ताकि उसके बाद फिर आपकी क्लास एंड हो जाएगी। उसके मैं आपको एकदम एमसीक्यूज करवा लेती हूँ फिर। अच्छा, न्यू डार्विनिज्म में क्या था, डार्विनिज्म की थ्योरी अलग है, न्यू डार्विनिज्म में थोड़ी सी चेंजेस हैं। लेट्स डिस्कस इट। मैं देख लूँ आपको क्लास का टाइम कितना रह गया। अच्छा, 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में आराम से एक्सप्लेन हो जाएगा ये। अच्छा, न्यू डार्विनिज्म में हमारे पास बेसिकली उसके प्रिंसिपल क्या थे कि उसमें जेनेटिक वेरिएशन हमारे पास उसको बोला बोला गया था, वो हमारे पास क्यों थी कि जो भी हमारे पास जीन्स में बेसिकली वेरिएशन आती है ना, वो आगे जाके हमारे ऑर्गेनिज्म में चेंजेस ला सकती है। दूसरी बात थी हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या नो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये कुछ चीजें थी जो हमारे पास न्यू डार्विनिज्म में डिस्कस की। मैं आपके बुक में एक दफा देख लेती हूँ। मुझे ना आपकी बुक में कहीं न्यू डार्विनिज्म ही नहीं मिल रहा। अच्छा, न्यू डार्विनिज्म के यहाँ पर इसमें से लिखा है, जब लमार्क और डार्विन पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज, लमार्क ने और डार्विन डार्विन ने अपने जब आइडियाज दिए
practically nothing was known about heredity. अब उन्होंने आइडियाज तो दे दिए, ये चीज यूज की, ये चीज नहीं यूज की, ये चीज की तो ऐसे हो गया, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज हेरिडिटी के अकॉर्डिंग नहीं बताई थी कि मतलब जो आगे जाके इनहेरिट हो रही है फर्दर पेरेंट्स उनके ऑफस्प्रिंग में। तो ये चीज ना लमार्क ने डिस्कस की थी ना डार्विन ने डिस्कस की थी। तो उन्होंने कहा द emergence of population genetics has provided a clear understanding of inheritance and variation among the individuals of a population। जो हमारे पास पॉपुलेशन में जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स क्या करती है, हम जब जीन्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर पता चलता है, हम समझते हैं कि कौन सा करेक्टर है जो कि इनहेरिट होके आगे फर्दर अपेयर हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस सेंटेंस का सिंपल सा मतलब ये था, एंड फिर सपोर्ट फॉर डार्विन थ्योरी, और फिर आगे जाके सपोर्ट करें हमारी डार्विन की थ्योरी को। दिस रीअप्रेसियल ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज समटाइम्स, हमारे पास जो भी उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, उसको अगर हम मॉडर्न पॉपुलेशन जो हमारे पास आई है उसकी जेनेटिक्स को स्टडी करते हुए अगर हम बात करें, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, वो न्यू डार्विनिज्म है, जिसमें हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को, तो ये हमारे पास एविडेंस आती है उसको, या हम फॉसिल्स वगैरह स्टडी करते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को जो हम हेरिडिटी के थ्रू एक्सप्लेन करें, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, न्यू डार्विनिज्म है। बेसिकली न्यू डार्विनिज्म में जो एक चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन इज द की। हमारे पास जीन्स जो होती है ना, उनके अंदर हमारे पास हर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो प्लांट्स में हो, तो वो हमारे पास या ह्यूमन में हो। तो क्या पता चलता है, उसकी हेरिडिटी, उसकी जीन्स हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है एनिमल्स या ह्यूमन में कि जीन्स में क्या है, हमारे पास अपीयरेंस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के तो हमें पता चल जाए कि ये चीज आगे इनहेरिट हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे पास अगर हम प्रैक्टिकली कुछ देखें तो हमारे पास लमार्क और डार्विन की थ्योरी तब तक एप्लीकेबल है कि तब तक उसने प्रॉपर्ली हेरिडिटी के बारे में नहीं बताया गया कि क्या चीजें इनहेरिट हो रही है थ्रू जीन्स, थ्रू देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू डार्विनिज्म के हम दो तीन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास म्यूटेशन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। म्यूटेशन हमारे पास जब भी होती है, म्यूटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या होती है, ये किस इस कौन सी ऐसी चीज होती है जो उसको रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी कंट्रोल के लिए। पहले उन्होंने बोला इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट, हम पॉपुलेशन रेट बढ़ा दें तो हमारे पास म्यूटेशन का पता चले, या हम कह दें हम मेंटेनिंग जेनेटिक कंटिन्यूटी, हम जेनेटिक को एक पूरे प्रॉपर मेंटेन करें। अगर हमारे पास जीन्स प्रॉपरली मेंटेन होगी तो उसमें हमारे पास म्यूटेशन नहीं आती। म्यूटेशन हम कहते हैं किसको है कि हमारे पास जीन का जो भी पूरा कोड होता है उसमें से कोई एक चीज डिफरेंट हो जाए, कोई एक चीज एक्सचेंज हो जाए, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। हम पूरी जीन में हमारे पास म्यूटेशन आ जाती है, सीक्वेंस पूरा हमारे पास क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन क्या है, वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आ जाती है जिसकी वजह से हमारे पास म्यूटेशन होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास किसी भी जीन के ऊपर म्यूटेशन आ गई तो उससे हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आएगी, ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस आएंगे, मतलब जो जीन होगी तो बंदा वैसा ही होगा, ऑर्गेनिज्म वैसे ही अपेयर होगा जो हमारे पास जीन होगी। और अगर आपकी जीन में ही म्यूटेशन आ जाए, जीन में ही कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई हम कहते हैं कि कोई भी खराबी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो आगे जाके हमारे ऑर्गेनिज्म में भी क्या लाती है, वेरिएशंस लाती है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म लीड्स टू द म्यूटेशन। जो कि हमारे पास म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, हमारे पास ऑर्गेनिज्म से क्या लाती है, वेरिएशन लाती है। According to the New Darwinism theory के according which of the following is responsible for the origin of species? स्पीशीज के ओरिजिन के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। इसने हमारे पास बात की थी किसके ऊपर, जीन के ऊपर, कि जीन हमारे पास इसने न्यू डार्विनिज्म ने जिससे हमारे पास डार्विनिज्म की थ्योरी में, या मैंने ये बात बोली थी कि उसने ओरिजिन या ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएशन के बारे में बात नहीं की, ठीक है, तो इसलिए हम उसकी थ्योरी को इनकम्प्लीट मानते हैं। तो न्यू डार्विनियन ने जो क्या थ्योरी दी थी, उसने थ्योरी दी थी कि ओरिजिन है कहाँ, बेसिकली कोई न्यू स्पीशीज में अगर चेंजेस आ रही हैं तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वेरिएशन आ रही है जिसकी वजह से पूरी अपेरेंस में आ रही है, तो वो किधर आती है, हमारे पास जीन्स में आती है। तो हमारे पास क्या होगा, जीन्स में म्यूटेशन होती है तो हमारे पास क्या होती है, ओरिजिन जीन है, और फिर जीन में हमारे पास म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से आगे फर्दर क्या हो रही है, हमारे पास न्यू स्पीशीज आ रही है और उनमें चेंजेस आ रही हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द न्यू डार्विनियन थ्योरी हमारे पास म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द origin of न्यू स्पीशीज के origin के लिए हमारे पास म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, म्यूटेशन टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन के साथ हमारे पास ये काम नहीं करता, म्यूटेशन सिर्फ जीन पर आती है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन which has been developed by reconciliation of Lamarck and Darwinism, Hardy and Weinberg work, Lamarckism and Mendelism या Mendelism and Darwin। तो हमारे पास जो थ्योरी आती है मॉडर्न सिंथेसिस, जो हमारे पास न्यू मॉडर्न तरीके से बनाई गई कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास डेवलप्ड हुई थी किसके थ्रू, वो हमारे पास डेवलप की थी मेंडलिज्म ने और डार्विनिज्म ने। इन दोनों ने मिलकर हमारे पास क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस बनाई थी, किस पे, एवोल्यूशन पे, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म ने न्यू थ्योरी दी मॉडर्न सिंथेसिस पे, तो हमने उसे न्यू डार्विनिज्म बोल दिया। उसके साथ तो काम किस साइंटिस्ट ने किया था, मेंडलिज्म ने। तो इन्होंने बोला एक इन मॉडर्न डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म, मॉडर्न सिंथेसिस की बात करें या न्यू डार्विनिज्म की बात करें, द वर्ड सिंथेसिस डिपिक्ट्स, वर्ड सिंथेसिस किसको हमारे पास डिफाइन करता है, origin of discoveries and ideas, integration of discoveries and ideas, modification या confirmation। तो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन आती है डिस्कवरीज में, आइडियाज में, फिर हमारे पास उस ओरिजिन पे जाकर चेंजेस डेवलप्ड होती हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। अच्छा बेटा, यहाँ तक हम आज रखते हैं, कॉल एंड होने में सिर्फ 2 मिनट्स लेफ्ट है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, बीच में अगर कुछ एमसीक्यूज रह गए हैं आई विल शेयर द आंसर्स एंड एमसीक्यू विद यू, और फिर आप पहले खुद सॉल्व करिएगा और फिर आप उसके आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जी बेटा बोले।